गुड मॉर्निंग। देखो बालकों, आपके हर क्लास में राजनीति विज्ञान हो चाहे टेंथ क्लास में राजनीति विज्ञान हो, दोनों ही क्लासों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है, कितने स्तर की भारतीय सरकार है, तो इन चीज़ों के बारे में जो भारतीय शासन व्यवस्था की सामान्य जानकारी है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। संघात्मक शासन का मतलब है दोहरा शासन। दोहरा शासन यानी कि एक तो जो आपकी दो स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक शासन में दो स्तरों की सरकार होती है, जिसमें एक संघ सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। तो यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। अब बात आती है कि संघात्मक व्यवस्था तो कितने प्रकार की है, भारत में किसी प्रकार का संघात्मक रूप अपनाया गया है। देखो, संघात्मक व्यवस्था दो प्रकार की होती है। संघात्मक राज्यों को देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो साथ आकर संघ का निर्माण करना, संघ बनाना या निर्माण करना, संघ का संघ बनाना, और दूसरा था के रूप में साथ रहकर संघ बनाना। पहला साथ आकर संघ का निर्माण करना, दूसरा है साथ रहकर संघ का निर्माण करना। भारत में संघात्मक शासन का रूप में साथ रहकर संघ का निर्माण करना है। कैसे? प्राचीन समय से भारत एक राज्य रहा। आगे चल करके भारत ने क्या किया, अपनी शासन व्यवस्था की दृष्टि से, प्राकृतिक विविधताओं की दृष्टि से, धरातलीय विविधताओं की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो है देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, जिन्हें प्रांत कहा जाता है या राज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर वर्तमान में जो 28 राज्य हैं वो भारत जो प्राचीन समय से एक राज्य था उसी में से बने हुए हैं। यानी कि सारे राज्य जो 28 हैं वो पहले से एक ही देश के अंग थे, अलग अलग देश नहीं थे, सारे एक ही देश थे। इसलिए भारत जो आपके साथ रहकर के राज्यों का संघ है। दूसरा रूप होता है साथ आकर, जैसे इसका उदाहरण है आपके अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 देश और द्वीपीय जो समूह थे उन्होंने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया। वो 50 देश स्वतंत्र थे, अलग अलग थे, उनका अपना अपना संविधान था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से मिलकर के संघ का निर्माण किया। इस प्रकार अमेरिका का जो संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, उसका रूप साथ आकर के संघ बनाने के आधार पर बना हुआ संघ है। जबकि भारत में सभी राज्य प्राचीन समय से साथ रहते थे और साथ रहते हुए ही उन्होंने शासन सुविधाओं के लिए राज्यों का निर्माण करके एक संघ का निर्माण किया है। इसलिए साथ रहकर के संघ बनाने वाली श्रेणी में हमारी संघात्मक व्यवस्था आती है। इसमें प्रमुख रूप से दो स्तर की सरकार आती है। संघात्मक सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहते हैं, और दूसरी है आपके राज्य सरकार, जो प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है। हालांकि आगे चल करके भारत में जो आपके तीसरा संविधान को जो आपके 14वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, तो जो है तीसरा स्तर का निर्माण हो गया। तीसरा स्तर भी जो है आपके भारत में बना दिया गया, जो आपके कौन सा है, प्रांतीय स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन। यह आपके 13वें संविधान द्वारा 1993 में जो है संविधान संशोधन पारित हुए थे और 1992 में पारित हुए थे और 93 में लागू हो गए। 1993 में लागू हो गए और 1992 में पारित हुए थे। संविधान के संशोधन थे आपके 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई थी और 74वें जो आपके संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये दोनों ही संविधान संशोधन विधेयक जो आपके 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिए गए और 1993 में जो आपके इनको लागू कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में अपने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। तो देखो अपने यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संघ सरकार है, संघ सरकार में आपके संघ सरकार के
3 अंग है और इन 3 अंगों में पहला क्या आता है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका इसका काम है आपके कानून निर्माण करना, कानून निर्माण करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका कानून का पालन कराती है। ये कार्य जो आपके इन तीनों अंगों के अलग अलग है। हमारे यहाँ पर जो है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। इसी आधार पर तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं और अगर कोई भी अंग चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो न्यायपालिका अपने शक्तियों के बाहर जाता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो दूसरे 2 अन्य अंग जो है उसके ऊपर नियंत्रण लगाते हैं। इस प्रकार शक्ति और संतुलन का जो आपके जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान में अपनाया गया है। इसके आधार पर तीनों अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य करते हैं। ये व्यवस्था आपके राज्यों में अपनाई गई है। राज्यों में भी जो आपके शासन का प्रथम अंग व्यवस्थापिका है, इसका नाम जो इसका कार्य जो है आपके वो राज्य सूची के विषयों पर है और संवर्ती की सूची के विषयों पर कुछ परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार कार्य है, तो ये कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्यपालिका का कार्य कानून लागू करने का, लागू करवाना या लागू करना, और न्यायपालिका जो आपके क्या करती है कानून का पालन कराती है, कानून का पालन कराना, कानून का पालन कराने का कार्य करती है। इस प्रकार तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो अपने अपने क्षेत्र में जो आपके कार्य करते हैं। अब देखो भारत में व्यवस्थापिका, अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम है। इंग्लैंड में जो है इसको पार्लियामेंट कहते हैं और आपके जो अमेरिका है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं। भारत में इसे जो आपके संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है तो संसद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 79, संविधान का अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संसद के निर्माण की बात कही गई है कि संसद जो आपके 2 सदन और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी, अर्थात संसद में 2 सदन और राष्ट्रपति होंगे। या यूं कहा जा सकता है कि 2 सदन और राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है और उन 2 सदनों के नाम होंगे लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार हमारी संसद जो आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। राष्ट्रपति को आपके कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, लेकिन कानून निर्माण में भूमिका होने के कारण संसद के आपके इसके पास में विधायी अधिकार होने के कारण राष्ट्रपति को भी जो है आपके भारत में संसद का अंग माना गया है। अब देखो आपकी लोकसभा की पहले प्रतिष्ठा लेने पड़े केंद्र सरकार का, तो लोकसभा के जो आपके भारत में लोकसभा को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन, क्योंकि इसके सदस्य होते हैं लोकसभा के वो भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और भारत के वैसे मतदाता जो है उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण इसे प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, इसे प्रथम सदन, इसे प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन को कहा जाता है क्योंकि ये जनता द्वारा प्रतिनिधि का सदन होता है और शासन के प्रमुख दायित्व लोकसभा को दिए गए हैं, शासन के प्रमुख दायित्व लोकसभा को ही दिए गए हैं। इसलिए आपके जो हमारी संसद है उसका प्रथम सदन कहलाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन के अलावा तो इसे आपके लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रिय होते हैं। वे सदस्य नियुक्त होकर के आते हैं लोकसभा में जिनको जनता पसंद करती है, इसलिए ये जनता के प्रिय सदस्यों का सदन होने के कारण लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और इसको आपके अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी
जो आपके जब एक इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो 5 वर्ष पूरे होने पर भी जो ये भंग किया जा सकता है, भंग होता है और स्वतः जो आपके भंग होता है। और इसके जो चुनाव है, नवीन चुनाव होते, दोबारा चुनाव होते, चुनाव होकर के नए सदस्य जो है यहाँ पर निर्वाचित होकर आते हैं। इसके अलावा जो आपके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो आपके अस्थायी सदन है इसको भंग किया जा सकता है और इसी वजह से इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा जो आपके आपके लोकसभा प्रथम सदन है तो राज्यसभा आपके द्वितीय सदन हो गया और यह आपके निम्न सदन है तो राज्यसभा उच्च सदन है। इसको वरिष्ठ सदन कहते हैं आपके उच्च सदन वरिष्ठ सदन, क्योंकि इसके सदस्य होते हैं वो शासन व्यवस्था के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, ज्यादा ज्ञानवान होते हैं। दूसरी बात इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वे ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा आदि जो विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो आपके क्या होते हैं विशेष ज्ञान रखते हैं और विशेष जानकारी रखते हैं। इस कारण जो है इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा कोई आपके स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन क्योंकि इसके सदस्य जो आपके ये सदन जो आपके स्थायी होता है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं उनके कुल सदस्यों का एक सदस्य प्रति 2 वर्ष से निर्वाचित होते हैं। 2 वर्ष से निर्वाचित होते हैं अर्थात ये सदन है, इस सदन का एक साथ सभी सदस्य जो आपके अपने पद को नहीं छोड़ते और एक साथ ही नए सदस्य चुन करके नहीं आते, बल्कि इसमें से एक तीसरा हिस्सा सदस्यों का जो आपके निर्वाचित होकर के आता है और फिर दूसरे वर्ष बाकी के जो सदस्य थे उनमें से एक सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। इस प्रकार होते रहते हैं। जैसे आपके वर्तमान में हमारी जो राज्यसभा इसमें 245 सदस्य हैं, 245 का एपीआई जो आपके हो जाएगा आपके 81 प्लस 81 82 प्लस 82। इस प्रकार जो आपकी ये टोटल 245 हो गए। अब इसका 245 का एपीआई एक बार 81 है, एक बार में 81 का चुनाव होगा, फिर इनके चुनाव के 2 वर्ष बाद में इन 82 का चुनाव होगा। जब इनका चुनाव होगा तब ये कार्य करते रहेंगे दोनों समूह। ये सदस्य कुल मिलाकर कितने हुए 3 और 8 में 16, 163 सदस्य कार्य कर रहे हैं सदन में। इसका मतलब सदन भंग नहीं हुआ। फिर जब 2 वर्ष बाद में इनका चुनाव होगा तो ये आपके 163 सदस्य जो आपके क्या करते रहेंगे कार्य करते रहेंगे, इसलिए ये इस सदन को हम भंग सदन नहीं कह सकते। इनका चुनाव होगा तब ये 164 सदस्य कार्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार सदन में कार्यवाही चलती रहती है। सदन के सदस्य जो आपके कुछ सदस्य बने रहते हैं, इस कारण इसको जो आपके अस्थायी सदन नहीं कहते, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये हमेशा बना रहता है। फिर देखो आपके इधर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हमारे भारत में जो आपके संघीय शासन व्यवस्था की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आता है, सर्वोच्च न्यायालय। इससे पहले आपकी कार्यपालिका रह गई। परम रूप से देखो आपके संघीय कार्यपालिका में नीति को सम्मिलित किया जाता है। परम रूप से संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो होता है वो आपके कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, इसे राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। ये राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा अध्यक्ष देखो आपके प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्री परिषद। ये सामूहिक रूप से कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका। ये सामूहिक रूप से कार्यपालिका है जिसको राजनीतिक कार्यपालिका और जो आपके अस्थायी कार्यपालिका होती है क्योंकि इनके चुनाव विशेषों में बाद में होता है। और आपके जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जिनकी नियुक्ति जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से होती है। इसी रूप में इधर चले राज्य सरकार में, तो राज्य सरकार के लिए आपके 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत में राज्यों की व्यवस्थापिका को विधान व्यवस्थापिका को
राज्य विधानमंडल कहा जाता है या विधानमंडल कह सकते हैं, विधानमंडल। भारत में जो आपके राज्य व्यवस्था का है उसको क्या कहा जाता है, राज्य विधानमंडल या विधानमंडल कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं आपके, विधानसभा और विधान परिषद। हमारे केंद्र के समान ही राज्य में भी जो आपके व्यवस्थापिका का सदस्य राज्याध्यक्ष अर्थात राज्यपाल को माना गया है। अर्थात विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से होता है। ये दो सदन है जो हमारे भारत में सभी राज्यों में नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानमंडल में केवल विधानसभा सदन ही है, विधान परिषद सदन नहीं है। तो इस प्रकार विधानसभा और राज्यपाल के मिलाकर के ही व्यवस्था का गठन करते हैं। भारत में केवल 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य। इनको लिखे हैं पढ़े अब तेऊं करना, एक हो गया आपकी आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये जो आपके 6 राज्य है, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था की है। अर्थात 6 राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। बाकी की तो 28 में से 6 गए, बाकी की कितने बच गए आपके? 22 राज्य बच गए। 22 राज्यों में केवल एक ही सदन है, विधानसभा, विधानमंडल का। और बाकी जो आपके विधान परिषद में नहीं है। अब देखो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है? राज्य की कार्यपालिका में आपके राज्यपाल आता है, ये राज्याध्यक्ष होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, फिर है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इनको मिलाकर के राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। ये राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपके आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि कुछ राज्यों को मिलाकर के एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर के उनका एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। जैसे आपके पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है, तो ऐसे कुछ राज्यों के 2 राज्यों को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। कुछ राज्यों में अपना, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। भारत में कुल जो आपके 24 उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय 24 उच्च न्यायालय है। अब देखो यहाँ पर है, मैं बता रहा था आपकी व्यवस्थापिका के बारे में, तो यहाँ पर विधान जो सभा है आपके लोकसभा के समान इसके नाम है लगभग, विधान परिषद और विधानसभा के। तो देखो लोकसभा को जैसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं, राज्यों की विधानसभा को भी वैसे ही प्रतिनिधि सदन कहते हैं, क्योंकि राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, इसलिए वो प्रतिनिधि होते हैं। ये जो आपके राज्य की विधानमंडल का प्रथम सदन होता है, इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। यह आपके निम्न सदन होता है, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। ये जो आपके जनता के प्रतिनिधि सदन होने के कारण इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और ये जो आपका अस्थायी सदन भी है, क्योंकि इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन सबकी 5 वर्ष में होता है। कार्यकाल कितना इसका? कार्यकाल 5 वर्ष। भारत में इसका कार्यकाल, आपकी भारतीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का व्यवस्थापिका में जो प्रथम सदन है लोकसभा, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैसे ही राज्यों का प्रथम सदन विधानसभा, उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है।
और 5 वर्ष से पहले ही मैंने भी बताया, जैसे लोकसभा को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व बंद कर सकता है, वैसे ही विधानसभा को भी जो आपके राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। भंग होने का मतलब हो गया कि सभी सदस्य अपने पद को छोड़ देते हैं, पद से हट जाते हैं, अधूरे माने जाते हैं और उनके बाद में दोबारा चुनाव होते हैं और नए सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। फिर आपके दूसरा सदन है विधान परिषद है। विधान परिषद का भी जो आपके राज्यसभा के नाम है, वैसे ही इसके नाम है, इसको द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन, उच्च सदन भी कहते हैं और स्थायी सदन भी कहते हैं। ये आपके शासन व्यवस्था है, मोटे तौर पर है। यहाँ पर मैंने बताया कि इसका रूप शासन का, जिसके लिए बताया था स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन के लिए तो आपके एक बार इसको बताता हूं मैं। स्थानीय शासन के लिए मैंने बताया कि 13वां और 14वां संविधान संशोधन है जो इसके माध्यम से स्थानीय शासन की स्थापना की गई है। इसमें 13वां संविधान संशोधन जो था आपके इसके माध्यम से आपके किसकी स्थापना की गई है? ग्रामीण स्थानीय शासन की, पंचायती राज की। और इसी के बाद में दूसरा जो आपके 14वां संविधान संशोधन था आपके, इसके माध्यम से आपके नगरीय शासन की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की गई है। ये दोनों आपके संविधान संशोधन विधेयक 1962 में पारित हुए और अपने 1993 को लागू कर दिया गया। इस प्रकार भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है वर्तमान में। ये आपके भारत की शासन व्यवस्था के बारे में था, कुछ जानकारी आपके लिए, इसको आप याद करना, समझना, ताकि भविष्य में आपके काम आएगा और आपकी विज्ञान को जो है आपके अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए जरूरी है आपकी बातें।